लाखों सालों से मार्स की धरती सूखी और बेजान पड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में कभी इसी एक धरती पर पानी बहा जाता था। इस मार्स पर रहने वाले जीव क्या हमारी तरह सोचते होंगे? वो कैसे होंगे? इन सभी निशानों की खोज में इंसान ने बनाई दो बेहतरीन मशीनों ने यहाँ एक लंबे टाइम तक सफ़र किया। नासा के भेजे दो रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जो आज भी मार्स पर खड़े हैं, मार्स की यादों को समेटे। हमसे लाखों मील दूर रहने वाले इन दोनों योद्धाओं ने अपने किए हुए कारनामों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो आइए जानते हैं कैसे इन रोवर्स को मार्स पर लैंड करवाया गया, कैसे इन्होंने मार्स के मौसम को झेल लिया। एक लंबे समय तक इन रोवर्स ने हमें मार्स के बारे में वो सब बताया जो हम जानना चाहते थे। क्या आप भी इनकी कहानियों को करीब से सुनना चाहते हैं? आइए मेरे साथ मार्स पर खड़े इन दोनों रोवर्स के सफ़र पर। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही घटनाओं पर वीडियो बनाते रहते हैं। नासा ने किए सन 1999 में एक साथ 2 मिशन फेल हुए, जिसमें एक ऑर्बिटर और लैंडर शामिल थे, जिससे नासा के स्टाफ की उम्मीद खोने लगी थी। इस संकट की घड़ी में नासा ने 2 रोवर पर काम करना शुरू किया। वो थे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। वे इस बार भी फेल होते तो उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाता। इसलिए इस मिशन के समय इतनी बार टेस्टिंग की गई कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रह सके। इस बार रोवर्स को उतारने के लिए उन्होंने मार्स पाथ फाइंडर मिशन को फॉलो किया, जिसमें एक हवा भरे बलून में डालकर उतारा गया था। साल 2003 में इस मिशन को अंजाम दिया जाने वाला था। हर 26 महीनों में मार्स और अर्थ सबसे करीब आ जाते हैं। यही समय सबसे सटीक था। मिशन का मकसद था कि क्या इससे पहले कभी मार्स पर पानी मौजूद था? साल 2003 में 10 जून और 8 जुलाई को बारी बारी से स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया गया। दोनों का लॉन्च कामयाब रहा। अब दोनों रोवर्स अपने मिशन के अंजाम के लिए तैयार थे। धरती से 7 महीने की दूरी तय करने के बाद अब मार्स पर लैंड करने का समय था। अब समय था मार्स पर लैंडिंग का। पैराशूट खुलता है और एयरबैग्स रिलीज होते हैं। कंट्रोल रूम में रहे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं ये मिशन फेल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक से सिग्नल मिलना शुरू होता है। स्पिरिट मार्स की ज़मीन पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था। स्पिरिट मार्स की पिक्चर भेजना शुरू करता है। उसके सारे सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहे थे। पहले तो अच्छी तरह से सिग्नल आने लगते हैं, लेकिन कई दिन बाद सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। उसकी मेमोरी क्रैश होने लगी थी। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स इसका हल ढूंढने में लगे थे। उन्होंने एक कमांड भेजने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद कमांड भेजा गया। ये एकदम वर्क करने लगा, माना कि स्पिरिट को पुनर्जन्म मिल गया हो। नासा ने दोनों भी रोवर्स को सफलतापूर्वक मार्स पर लैंड कर दिया। ये अपने आप में एक गर्व की बात थी। इन रोवर्स का असली सफ़र तो अब शुरू होने वाला था। 90 दिनों के लिए किया गया ये मिशन सभी के लिए महत्वपूर्ण था। इस मिशन में शुरू से ही कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगी थी। दोनों भी रोवर्स ने पिक्चर भेजना शुरू किया। अपॉर्चुनिटी रोवर काफ़ी लकी था, लेकिन स्पिरिट अभी सेफ क्रिएटर में फंसा हुआ था। स्पिरिट की टीम थोड़ी परेशान थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। किस्मत से उन्हें दूर दिखती पहाड़ी पर कुछ ना कुछ उम्मीद नज़र आई, लेकिन एक दिक्कत थी। दूर नज़र आती वो पहाड़ी स्पिरिट से 2.5 किलोमीटर दूर थी, और रोवर अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल 600 मीटर चलने के लिए बनाया हुआ था। ये दूरी उसकी कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा थी। जितनी रोवर की बैटरी सूर्य की किरण से चार्ज होती, उसको पहाड़ी पर जाने तक 100 दिन लगते। ये मिशन 90 दिनों को ध्यान में देखकर बनाया गया था। 2.5 किलोमीटर के सफ़र में कुछ भी हो सकता था, लेकिन टीम के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिए गए नए फैसले से स्पिरिट अब कोलंबिया हिल्स की तरफ बढ़ने लगा। जहां स्पिरिट अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी के लिए चुनौती सामने खड़ी थी। एंड्योरेंस क्रिएटर, ये बड़ा सा गड्ढा मार्स मिशन से मिले खजाने से कम नहीं था।
लेकिन यहाँ एक समस्या थी। अपॉर्चुनिटी इस गड्ढे में उतर तो जाता, फिर उस गड्ढे से चढ़ पाता, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए टीम ने धरती पर मौजूद ऐसे ही एक क्रिएटर के साथ टेस्ट किया। उतनी ही चढ़ाई पर इसे चढ़ाया गया तो वो आसानी से चढ़ गया। जून 2004 में अपॉर्चुनिटी को एंड्योरेंस क्रिएटर में उतारा गया। मार्स और अर्थ के बीच की दूरी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण सिग्नल्स को आने में 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। 8 हफ्ते बाद स्पिरिट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कोलंबिया हिल्स के पास आ पहुंचा। हिल्स के ऊपरी हिस्से पर काम की चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन वहां पहुंचना स्पिरिट के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि मिशन के 90 दिन कब के खत्म हो चुके थे। हिल्स के पास पहुंचने में ही स्पिरिट को 156 मर्चेंडीज लगे। टाइम के साथ इसके सोलर पैनल पर लगी धूल से इसकी बैटरी आधी ही चार्ज होने लगी थी और कुछ दिनों बाद मार्स की सर्दियां भी शुरू होने वाली थी। स्पिरिट मार्स की उस जगह मौजूद था कि सूरज की रोशनी सीधी न पड़ते हुए तिरछी पड़ती थी, इसलिए सोलर पैनल पहले से बहुत ही कम पावर बना पाते हैं। अब एक ही तरीका इसे बचा सकता था, रोवर्स की पैनल को सूरज की तरफ घुमा लिया जाए, इससे कि सूरज की रोशनी सीधी तरह पैनल्स पर आकर पड़े। नासा के वैज्ञानिकों ने तय किया कि रोवर्स को चढ़ाई पर रखेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी तरह से पैनल पर पड़े। आगे क्या होता है इन दोनों रोवर्स के साथ? क्या उसी समय से सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, या कैसे करते हैं ये रोवर्स मार्स का सफ़र? इस सवालों का जवाब हम जानेंगे हमारे अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं।